हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम गिरीश खत्री। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अकाउंटेंसी के थर्ड वॉल्यूम, क्लास 12 अकाउंटेंसी के थर्ड वॉल्यूम से रिलेटेड है, जो कि बोर्ड एग्जाम में थर्ड वॉल्यूम 20 मार्क्स का वेटेज रखती है। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये इतना इम्पोर्टेंट है कि थर्ड वॉल्यूम जो होती है वो पूरे इस चैप्टर पे बेस्ड रहती है। मतलब थर्ड वॉल्यूम में जितने भी चैप्टर्स हैं आप सब वो चैप्टर्स तब सॉल्व कर पाएंगे, तब समझ पाएंगे जब आपको आज वाला चैप्टर समझ में आएगा। मतलब हम इस चैप्टर में बेसिक्स देखने वाले हैं। एक जो कंपनी होती है, कंपनी की एक बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, मतलब क्या क्या उस फॉर्मेट में आता है, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। और ये बैलेंस शीट ऐसी है जो कि आप जो अभी इंटरनल प्रैक्टिकल के लिए जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उस प्रोजेक्ट में भी बैलेंस शीट काम आने वाली है। और बहुत सारी चीजें इसमें कवर होती है। तो आप बने रहेंगे हमारे वीडियो के साथ, आपको आज बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। हमारे चैप्टर का जो नाम है, सबसे पहले तो वॉल्यूम 3 हम देखने वाले हैं जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हमारे बुक का नाम है। और इसमें हम जो चैप्टर देखने वाले हैं वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीजें रहती है, एक रहता है बैलेंस शीट और दूसरा रहता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक कंपनी की हम बात कर रहे हैं तो हमें दो चीजों का फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझना है, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। जैसे ही आप इस फॉर्मेट को अच्छे से समझेंगे तो आपको आगे के सारे चैप्टर्स अच्छे से बनने लगेंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के सारे चैप्टर्स के लिए। इवन जो सेकंड वॉल्यूम अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है उस वॉल्यूम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एकदम ध्यान से समझेंगे आज की इस वीडियो को। सबसे पहली बात तो ये जो चाहे बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का फॉर्मेट हो, ये हमें कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में बताया गया है। शेड्यूल 3 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इनका फॉर्मेट बताया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में हमको बताया गया है इस शेड्यूल 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 में कि जो हमारे कंपनी की बैलेंस शीट होती है ना वो वर्टिकल फॉर्मेट में होती है। आपने क्लास 11th के सिलेबस में आपने देखा होगा कि जो बैलेंस शीट बनती है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनती है। एक तरफ रहती है लायबिलिटीज और दूसरे तरफ रहता है एसेट्स। लेफ्ट साइड में एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लायबिलिटी रहती हैं और राइट साइड में एसेट्स रहते हैं। लेकिन आप आज पढ़ने वाले हैं कंपनी की बैलेंस शीट और क्लास 12th में हमारे पास सिलेबस जो है पार्टनरशिप का भी है और हमारे पास कंपनी का भी है। तो पार्टनरशिप की भी बैलेंस शीट ऐसे ही बनती है। जो क्लास 12th में आपने पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाई होगी तो वो भी एक तरफ रहता है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, और यहाँ पर एसेट साइड में पार्टनर्स कैपिटल आपने देखा होगा। फिर जितने भी पार्टनर हो ए बी सी, ये कैपिटल का अमाउंट यहाँ लिखना है। फिर आउटसाइडर लायबिलिटीज जो होंगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है और यहाँ पर सारे एसेट्स और दोनों तरफ इक्वल होता है। तो ये सारी चीजें आपने देखी है। लेकिन आज जो हम फॉर्मेट देखने वाले हैं वो फॉर्मेट है कंपनी का। एक कंपनी की बैलेंस शीट कैसे होती है इसको समझना बहुत जरूरी है। जब आप इस फॉर्मेट को समझेंगे तो आपके क्लास 12th का प्रोजेक्ट भी आप बना पाएंगे, नहीं तो आप सिर्फ कॉपी करेंगे। प्रोजेक्ट आप नेट से निकालेंगे और सिर्फ कॉपी करके लेके आएंगे, जब एक्सटर्नल आएगा वाइवा में आपसे एक भी सवाल पूछेगा आप नहीं बता पाएंगे। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है। बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, मेजर हेड सब हेड पूछता है इसी बैलेंस शीट के बेसिस पे। तो आपको ये बैलेंस शीट बहुत अच्छे से समझनी है, वर्टिकल फॉर्मेट जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक कंपनी का जो बैलेंस शीट होती है वो हम देखने वाले हैं। तो अभी हम कंपनी की जब बैलेंस शीट देखेंगे तो आप लोग एकदम ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखने वाले कंपनी की बैलेंस शीट। सबसे पहली बात, जो हमारी कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो वर्टिकल फॉर्मेट में होती है जो कि 2 पार्ट में बटी हुई है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज।
पहला पार्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा है, एसेट साइड है। तो ये दो पार्ट में बटी हुई है, ये कोई मेजर हेड और सब हेड नहीं है, ये खाली दो पार्ट है बैलेंस शीट का, टॉप और बॉटम। तो दो पार्ट में बटी हुई है, जो हम 11th और 12th पार्टनरशिप की बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड और राइट साइड लिखते थे, बस उसको अब हम वर्टिकल फॉर्मेट में टॉप और बॉटम में लिखेंगे। ये कंपनी के फॉर्मेट में बताया गया हमको, तो एकदम ध्यान से समझेंगे आप। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर तीन मेजर हेड है। यहाँ पर कितने मेजर हेड है, तीन मेजर हेड। एक है शेयर होल्डर फंड, पहला है शेयर होल्डर फंड, दूसरा है नॉन करेंट लायबिलिटीज और तीसरा है करंट लायबिलिटीज। ये तीन मेजर हेड हैं। कोई भी आपसे सवाल करे कि इक्विटी एंड लायबिलिटी जो होता है, कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड मेजर हेड कितने हैं, तो तीन मेजर हेड है। एक शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटी और तीसरा करंट लायबिलिटी। और जब हम बात करते हैं एसेट साइड की, तो यहाँ पर दो मेजर हेड है, एक है हमारा नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा है करंट एसेट्स। ये हमारे पास दो मेजर हेड है एसेट साइड, तो टोटल पांच मेजर हेड है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ जाना है। लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, तीन मेजर हेड। एसेट साइड में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, दो मेजर हेड। एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो इक्विटी लिखा है और ये लायबिलिटी लिखा है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, तो आपको पता होना चाहिए इक्विटी क्यों लिखा है। वो शेयर होल्डर फंड के लिए लिखा है इक्विटी, क्योंकि यहाँ पर ओनर्स पैसा लगाते हैं, शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं, उनको इक्विटी राइट्स मिल जाते हैं, तो शेयर होल्डर फंड है इक्विटी से रिलेटेड। और जो ये नॉन करेंट लायबिलिटी और जो करेंट लायबिलिटी है, ये लायबिलिटीज हैं। तो बस इक्विटी एंड लायबिलिटी, इन दो चीजों को मिला के इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट 1 बनाया गया, टॉप में लिखा गया। तीन मेजर हेड, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी मेजर हेड है इक्विटी एंड लायबिलिटी के। ऐसे ही सेम एसेट साइड, दो टाइप के एसेट है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। सबसे पहले हम इनकी मीनिंग समझेंगे, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो शेयर होल्डर फंड है, यहाँ पर हम वो अमाउंट शो करते हैं जो पब्लिक शेयर्स के थ्रू लगाती है, पब्लिक शेयर्स के थ्रू पैसा लगाती है, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर हो, या यहाँ पर वो अमाउंट आता है जो कंपनी का प्रॉफिट हो या प्रॉफिट में से साइड किया हुआ कोई रिजर्व हो, वो सारी चीजें आती है यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटी में। ये हमको ध्यान रखना है। इसीलिए यहाँ पर दो सब ग्रुप, सब हेड बनाए गए हैं। मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड, यहाँ पर दो सब हेड है, एक है शेयर कैपिटल, एक है शेयर कैपिटल और दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पर दो सब हेड आते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो शेयर कैपिटल में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू कितना पैसा कंपनी में लगाया गया है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के थ्रू कितना पैसा लगाया गया है, यहाँ पर वो अमाउंट आता है। जब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, तब एक अकेला इंसान पैसा लगाता है, हम सिर्फ कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो चाहे 3 पार्टनर हो, 4 पार्टनर हो, वो लोग पैसा लगाते हैं, तो हम वर्ड यूज करते हैं पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन जब हम बात करेंगे कंपनी की, कंपनी में पब्लिक पैसा लगाती है, शेयर खरीद के पैसा लगाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर हम इसीलिए शेयर कैपिटल लिखे हैं क्योंकि पब्लिक पैसे लगा रही है शेयर्स के थ्रू। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपका ये पूछ सकता है कि आप बताइए मेजर हेड एंड सब हेड क्या होगा इक्विटी शेयर कैपिटल का। तो मेजर हेड क्या होगा, शेयर होल्डर फंड, सब हेड क्या होगा, शेयर कैपिटल। अगर पूछा जाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मेजर हेड एंड सब हेड क्या होगा, तो आप बताएंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मेजर हेड होगा शेयर होल्डर फंड और सब हेड होगा रिजर्व एंड सरप्लस। 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कभी 3 टर्म्स पूछता है और कभी 6 टर्म्स पूछता है, कभी 1 नंबर का 1 टर्म पूछ लेता है, कभी हाफ मार्क्स का 1 टर्म पूछ लेता है। अब आप खुद सोचिए, इतनी आसान चीज अभी आपको मैं एकदम क्लियर कर दूंगा, एकदम आसान तरीके से 3 नंबर आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये हर एक बच्चे को काम आएगा जो बच्चा अच्छा पढ़ता हो या बिलो एवरेज हो। अगर इसको अभी से हम 2-4 दिन, 1 हफ्ता देख ले बैलेंस शीट को, तो ये हमारा इंटरनल जो प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल होगा उसमें भी हम आंसर दे पाएंगे और बोर्ड एग्जाम में भी 3 नंबर हम आसानी से स्कोर कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, हर एक चैप्टर से रिलेटेड है, क्लास 11th से भी रिलेटेड है। यहाँ पर जितने भी टर्म्स आने वाले हैं क्लास 11th में आप सुने हुए हो, तो एक एक करके आप ध्यान से सुनेंगे। ऐसे ही सेम जो इधर नॉन करेंट लायबिलिटीज हैं, इस नॉन करेंट लायबिलिटीज में भी कुछ सब हेड बताए गए हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 सब हेड हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। दूसरा है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और थर्ड जो इन दोनों में नहीं आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नहीं आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में नहीं आता, उसके लिए बनाया गया अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो यहाँ पर 3 सब हेड हैं, बहुत आसान है, आप अच्छे से ध्यान देंगे। ये नॉन करेंट लायबिलिटी क्या होता है? तो ऐसा कर्जा, ऐसी लायबिलिटीज, ऐसे ऑब्लिगेशन जिन्हें पे करने में 1 साल से ज्यादा का समय लग जाता है, तो वो हमारी लायबिलिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, तो उसको सब हेड में बांटा गया है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हम जब लोन लेते हैं डिबेंचर्स के थ्रू, बॉन्ड्स के थ्रू, पब्लिक डिपॉजिट या बैंक लोन, जिनको हमें रीपे करने में मोर देन 1 ईयर लग जाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होता है? ऐसे अमाउंट जो कि हम प्रॉफिट में से साइड करके रखे हैं, जो कंपलसरी है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय नेट प्रॉफिट निकालने के पहले हम डेबिट साइड में प्रोविजंस जो करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लंबे समय के लिए हम प्रोविजन साइड करके रखे हैं। तो ये जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन होते हैं वो हम इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन से शो करेंगे। तो इसके एग्जांपल आपको 2 याद रखने हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड सेकेंड वन प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम। और ये वारंटी क्लेम वाला जो एग्जांपल है ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस हैं, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 3 सब हेड है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज। और ये नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब क्या होता है? जिन्हें पे करने में 1 साल से ज्यादा का समय लग जाए। करंट लायबिलिटी मतलब क्या होता है? जिन्हें हम विद इन 1 ईयर पे कर दें। अब आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो खाली याद कर लेते हैं कि 1 साल के अंदर जो पे कर दें वो करंट लायबिलिटी है, और जिन्हें 1 साल के बाद पे करे वो क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी है। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, 1 ईयर कौन सा है, विद इन 1 ईयर या आफ्टर 1 ईयर। तो ये 1 ईयर है क्या चीज? तो आपको ये समझना है, जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2024, हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इस डेट को फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, जिस तारीख को हम ये बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो बैलेंस शीट बनाते समय हमें समझ में आएगा कि हमारी क्या क्या लायबिलिटीज हैं, क्या क्या एसेट्स हैं। फिर हमको ये चेक करना है क्या जो मेरी लायबिलिटी है मैं उसको आने वाले 1 साल में पे कर पाऊंगा, विद इन 31 मार्च 2025 तक पे कर पाऊंगा। अगर मैं इस ड्यूरेशन में पे कर पाऊंगा तो वो मेरी क्या है? करेंट लायबिलिटी है। लेकिन मुझे इस ड्यूरेशन से भी ज्यादा समय लगेगा और मैं आने वाले समय पे करूंगा, इसके भी बाद पे करूंगा, तो वो नॉन करेंट लायबिलिटी है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं सेंटेंस कि ऐसी लायबिलिटीज जिन्हें हम विद इन 1 ईयर पे कर दें वो करेंट लायबिलिटी है, और जिन्हें पे करने में 1 साल का ज्यादा समय लग जाए वो क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटी है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर 3 सब ऐड हो गए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा डिबेंचर्स, ठीक है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या पब्लिक डिपॉजिट या लॉन्ग टर्म बैंक लोन जो रहते हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं। उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं, इस चीज का, लॉन्ग टर्म प्रोविजन का। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आप याद रखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या याद रखेंगे प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम। तो ये 2 चीजें आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अदर नॉन करेंट लायबिलिटी जो इन दोनों में नहीं आती है उनको अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज में हम शो करते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है नॉन करेंट लायबिलिटी क्या होती है? जिन्हें पे करने में 1 साल से ज्यादा का समय लग जाए। हम इस बैलेंस शीट को अच्छे से इसीलिए समझेंगे क्योंकि हम जो सेकेंड वॉल्यूम पढ़ेंगे या आपने पढ़ चुकी है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो हम शेयर्स जब इशू करते हैं उसको बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं? तो ये रहा, आप जो शेयर इशू करके पैसे अरेंज करते हैं वो बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल में शो करते हैं। हम जब चैप्टर पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स, उसकी भी एक कंप्लीट वीडियो में बनाऊंगा,
1 घंटे की वीडियो रहेगी जिसमें सारे कंसेप्ट हो जाएंगे। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कि जब आप वीडियो देखेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि डिबेंचर्स एक लायबिलिटी होती है जिसे पे करने में 1 साल से ज्यादा का समय लग जाता है, और उसको हम लोग किस पे शो करते हैं, तो हम लोग उसको नॉन करेंट लायबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में शो करते हैं डिबेंचर्स को। तो ये इसीलिए बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, बेसिक है कि कौन सी चीजें कहाँ दिखाई जाती है। तो मैंने आपको बता दिया शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लायबिलिटी। अब हम देखेंगे करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज जो होती हैं, इसका मतलब जो हम विद इन 1 ईयर पे कर दें, तो इसके अंदर 4 सब हेड आते हैं। कौन कौन से सब हेड आते हैं? 4 सब हेड आते हैं। एक आता है, जैसे ऊपर नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, तो यहां पर आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इसमें आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, ऊपर नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है, तो इसमें आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, इसमें आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ऊपर नॉन करेंट लायबिलिटी में अगर अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज आ रही हैं, तो यहां पर भी आने वाला है अदर करेंट लायबिलिटीज, लेकिन मैंने यहां पर बीच में जगह छोड़ दी है थर्ड टर्म के लिए, थर्ड सब हेड के लिए, जो कि एक एडिशनल आ जाता है इस करेंट लायबिलिटीज में, और वो क्या है? ट्रेड पेबल। वो क्या है? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मतलब ऐसी लायबिलिटीज जो कि हमें विद इन 1 ईयर पे करनी है, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल भी कवर हो जाता है, इसीलिए उसके लिए हमने बनाया ट्रेड पेबल। तो अब मैं आपको एक एक करके सब हेड समझा रहा हूँ। ऐसा लोन, ऐसी लायबिलिटी जो कि हम विद इन 1 ईयर पे कर देंगे, वो होती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो इसका एग्जाम्पल है बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका एग्जाम्पल है बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब ऐसी फैसिलिटीज जो कि हमें बैंक से मिली, हमने एक्स्ट्रा पैसे विड्रॉ किए हैं, जो कि विद इन 1 ईयर हमें इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ता है, इसीलिए बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये भी करेंट लायबिलिटी है। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यहाँ पर एग्जांपल हम लिख सकते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये एग्जांपल्स हमने रखे हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन के। ये ज्यादा बड़े समय के लिए नहीं होते हैं, कम समय के लिए हम साइड करते हैं। हर साल देखा जाता है कितना बैड डेट्स हुआ, उसमें ये एडजस्ट हो जाता है। आप पार्टनरशिप अगर पढ़े होंगे तो उसमें भी आप देखे होंगे कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है, रिटायरमेंट होता है, तो उस समय बैड डेट्स का ट्रीटमेंट इसी प्रोविजन से एडजस्ट करते हैं। तभी ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। अगला है ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल जो होता है ये 11th का टर्म है, आपको पता होना चाहिए, दो चीजों को मिला के बना है। ट्रेड पेबल इज इक्वल टू बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर्स, ये दो चीजों को मिला के बना है। तो ट्रेड पेबल में दो एग्जांपल्स आ सकते हैं, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो बन जाता है ट्रेड पेबल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बिल्स पेबल का मेजर हेड क्या होगा, सब हेड क्या होगा, तो आप बताएंगे मेजर हेड होगा करेंट लायबिलिटी, सब हेड होगा ट्रेड पेबल। एग्जाम में पूछेगा क्रेडिटर्स का मेजर हेड और सब हेड क्या होगा, तो मेजर हेड होगा करेंट लायबिलिटी और सब हेड क्या होगा, ट्रेड पेबल। अब अगली बात है अदर करेंट लायबिलिटीज की। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एडवांस इनकम, जिसको हम अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। तो हम अगर पहले से ही सर्विस ले चुके हैं लेकिन हमने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की है, जैसे एम्प्लॉय ने काम कर दिया, मैंने सैलरी नहीं दिया, तो विद इन 1 ईयर देना पड़ेगा, करंट लायबिलिटी है। अब मैं किस कैटेगरी में रखूं, यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरिंग में तो आएगा नहीं, मैंने एम्प्लॉय से लोन तो लिया नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन मैंने पैसा साइड करके तो रखा नहीं है, ट्रेड पेबल मैंने गुड्स तो उधार में खरीदे नहीं है, मैंने सर्विस ली है उधार में, तो इसीलिए अदर करेंट लायबिलिटीज जो है इसमें आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एडवांस इनकम। उसके बाद हम बात करेंगे एसेट साइड की। तो एसेट्स मतलब क्या होते हैं, वो बिजनेस की प्रॉपर्टीज। एसेट्स मतलब होते हैं वो बिजनेस की प्रॉपर्टीज जो बिजनेस को रन करवाने में, चलाने में काम आती हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो बिजनेस में लंबे समय तक रहती हैं, जिनको हम नॉन करेंट एसेट बोलते हैं, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कैश के फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में, लेकिन 1 साल के अंदर कैश में बदल जाती हैं। तो अभी हम एसेट साइड देखने वाले हैं, उसके सब हेड और उनके एग्जाम्पल। तो मैं आप लोगों को 2 मिनट का या 2 सेकंड का समय दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा और आगे हम कवर करेंगे। तो अब हम आगे एसेट साइड देखने वाले हैं। तो एसेट साइड जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर मुझे जगह चाहिए
मैं इसको मिटा के फिर लिख रहा हूं, ठीक है। मैं पेज चेंज नहीं कर रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं एसेट साइड की बातें। तो जो एसेट साइड होता है, यहां पर हम पहले कवर करेंगे करंट एसेट। मैं यहां पर नहीं बता के ना, मैं आपको यहां बता रहा हूं। यहां पर हम देखेंगे नॉन करंट एसेट्स के सब हेड, और यहां पर हम देखेंगे करंट एसेट के सब हेड, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे खाली। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। करंट एसेट वो होते हैं ऐसे एसेट्स, ऐसी प्रॉपर्टी जिनको हम कैश के फॉर्म में देखेंगे, हमारे बिजनेस में पड़ा हुआ है, या किसी और फॉर्म में होगा, लेकिन आप 1 साल के अंदर कैश में बदल सकते हैं। तो ये होते हैं करंट एसेट्स। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? तो ऐसे एसेट्स जो कि प्रॉपर्टी के फॉर्म में होगा, बिल्डिंग के फॉर्म में होगा, जो कि बिजनेस में लंबे समय तक चलते हैं, हम इजीली कैश में कन्वर्ट उनको नहीं करते हैं। तो अब इनके सब हेड हम देखेंगे। तो करंट एसेट्स जो है, करंट एसेट के अंदर पहला सब हेड आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब हमारे पास जो कैश इन हैंड होता है, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक या चेक इन हैंड, तो ये हमारे पास जो नकदी पैसे पड़े होते हैं ना, वो आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि कैश इन हैंड का मेजर हेड क्या होगा, सब हेड क्या होगा, तो कैश इन हैंड का मेजर हेड है करंट एसेट, और सब हेड क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद अगला हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हम अगला एग्जांपल ले रहे हैं करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हमने कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं जहां से हमें 1 साल के अंदर पैसा वापस मिल जाएगा। तो किसी, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, बैंक में एफडी आरडी अगर हमने कराया है, या किसी को पैसे हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है जो कि हमने सोच रखा है कि 1 साल के अंदर बेचेंगे, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है थर्ड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मतलब हमने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं, हमने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं जो कि हमको आगे चल के वापस मिलने वाले, लेकिन 1 साल के अंदर। तो हमने किसी को लोन टू मिस्टर ए फॉर 5 मंथ, फॉर 8 मंथ, फॉर एनी मंथ, लेकिन लेस देन 1 ईयर, तो वो आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। उसके बाद अगला आता है फोर्थ इन्वेंट्रीज। अगला आता है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब हमारे पास जो स्टॉक पड़ा रहता है, सामान जिनको हम बेचते हैं, जिनमें हम डील करते हैं, तो ये भी हम बेच के इजिली 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये भी हमारा करंट एसेट होता है। और पांचवा आता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल किन दो चीजों से मिलकर बना है? बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स। मतलब वो ग्राहक, वो कस्टमर जिनको हम बिना रिटर्न प्रूफ के सामान बेचे हैं, वो हमारे डेटर्स हैं, और जिनको रिटर्न प्रूफ के साथ बेचे हैं, बिल्स रिसीवेबल, दोनों को मिला के हमको कितने पैसे आगे चल के मिलने वाले हैं, वो होता है ट्रेड रिसीवेबल्स। लास्ट इसके अंदर आता है अदर करंट एसेट्स। जो ऊपर के 5 सब हेड में नहीं आता है, वो 6th में आता है अदर करंट एसेट। इसका एग्जांपल हम प्रीपेड एक्सपेंसेस ले सकते हैं, या अक्रूड इनकम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर सब हेड हो गए करंट एसेट के। अब हम बात करेंगे नॉन करंट एसेट की। तो यहाँ पर नॉन करंट एसेट में पहला आता है सब हेड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो ये हमारा पहला सब हेड है नॉन करंट एसेट का। अब उसके बाद अगला सब हेड है, जैसे यहाँ पर करंट इन्वेस्टमेंट है करंट एसेट में, तो यहाँ नॉन करंट एसेट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जैसे थर्ड, यहाँ पर करंट एसेट में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स
शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब उसके बाद जो इन तीन चीजों में नहीं आता है वो चौथा आ जाएगा अदर नॉन करेंट एसेट में। तो अब एक एक करके इसको हम समझते हैं, और यहाँ पर मैंने जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि इसके अंदर भी चार चीजें आती हैं, वो हमको समझनी है। तो क्या क्या आती है? तो अब सबसे पहली बात, ये जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है ये क्या है? तो हमने कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं लंबे समय के लिए, हमको पैसे वापस मिलेंगे 1 साल के बाद, तो वो होता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं लेकिन हम लोग को पैसे वापस कब मिलेंगे? 1 साल के बाद, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, हमारे पास कुछ टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट होते हैं कंपनी में, तो उनको यहाँ पर बताना है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट में। अगर हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो टेंजिबल एसेट है, तो वो आ जाएंगे इसमें। फिर उसके बाद गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सारे इंटेंजिबल एसेट आ जाएंगे, तो ये दो हो गए। उसके बाद जब लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉपर्टी प्लांट जो टेंजिबल एसेट है, अगर ये अभी बनने के लिए हमने दे रखा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उनको एक अलग नाम दिया गया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उसको नाम क्या दिया गया है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और जब कोई इंटेंजिबल एसेट अभी बनने के लिए दे रखा है हमने, अभी उसमें आधा अधूरा काम हुआ है, अभी वो प्रिपेयर हो रहा है, वो बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो उसके लिए इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। तो मैंने आपको आज ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया है कि कितने मेजर हेड होते हैं, सब हेड होते हैं, कितने पार्ट में बटा हुआ है कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट, कहाँ लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 में, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से आप देखेंगे। बाकी का हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।